हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों पीरियोडिक टेबल का, पहले से डाला हुआ है यूट्यूब पर 1 to 7 करके इस तरह से, जिसमें एकदम बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। मतलब बेसिक कहने का मतलब वहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं। वो जनरल प्रॉपर्टी है, जैसे पीरियड, ग्रुप, नंबर निकालना, मेंडली पीरियोडिक टेबल, डोबर्नियर ट्रायड, ये सब बताया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक का कुछ कुछ प्रॉपर्टी बता है, फिर से सेपरेटली पढ़ना भी है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो पीरियोडिक टेबल का मेन चीज है वो है, स्टार्ट होता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी से। कहाँ से स्टार्ट होता है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी में 3-4 टर्म पढ़ना है, वहां से सवाल जनरली आते हैं मैक्सिमम टाइम। ऐसा नहीं है, कभी कभी पीछे से भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर से ज़्यादा चांस रहता है। जैसे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी में कौन कौन टर्म पढ़ना है? एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। ये 4 टर्म पढ़ना है, ये 4 इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ये जो लेक्चर है यहाँ से समझने वाला चीज है, इसे एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। देखिए हेडिंग क्या दिया हुआ है। हेडिंग में ऐसे लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। आज वाले इस लेक्चर में बच्चों आपको हम यही बताने वाले हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। वो बताने से पहले कुछ बेसिक चीज जो कि आपको पता होगा, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। जैसे पीरियोडिसिटी क्या होता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी। क्वेश्चन आ सकता है 11th बोर्ड के लिए कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी, डिफाइन पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी अगर थोड़ा मैथमेटिक्स से इसको रिलेट किया जाए, मैथमेटिक्स से, तो आप मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे, चाहे अगर बायो का है वो भी पीरियड एस एच एम पढ़ते हैं, तो वहाँ पीरियड बताया जाता है, टाइम पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है कि जे एक सर्टेन इंटरवल के बाद किसी प्रॉपर्टी का रिपीट होना। एक सर्टेन इंटरवल के बाद किसी प्रॉपर्टी का क्या होना? रिपीट होना। जैसे कोई बाइक वाला है, वो हर एक 10 मिनट में मान लिया जाए 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, हर एक 10 मिनट में, तो बोला जाएगा ना कि वो रिपीट हो रहा है। उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवरिंग और टाइम पीरियड, टाइम जो है टाइम टेकिंग, वो रिपीट कर रहा है हर एक 10 मिनट में 10 किलोमीटर। तो पीरियोडिसिटी का मतलब यही होता है कि किसी प्रॉपर्टी का रिपीट करना। किसी सर्टेन इंटरवल के बाद एक ही तरह का अगर चीज रिपीटिशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, पढ़े हैं ना। जैसे अगर इसको समझा जाए तो मान लिया जाए कि एक बेसिक चीज हमें आप इस तरह से ले लेते हैं। जैसे ये देखिएगा, इस तरह से एक कर्व खींचे हम, इस तरह से कर्व खींचे, इस तरह। देखिए अगर यहां से स्टार्ट हुआ है ऑरिजिन से, और इसको यहां तक हम कवर करें, यहां तक, तो ये पहले ऊपर है और ये नीचे है, ये सेम है, ये वाला पार्ट सेम है। तो यहां से यहां जो कर्व है, वही कर्व यहां से यहां भी आपको दिख रहा होगा, ऊपर नीचे। यानी इस इंटरवल के बाद यही चीजें रिपीट कर रहा है, आगे भी वैसे ही आएगा, आगे भी वैसे ही आएगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं L1 है, तो ये भी डिस्टेंस L1 होगा और ये भी डिस्टेंस L1 होगा। हर एक L1 डिस्टेंस में इस कर्व का देखिएगा जो शेप है रिपीट कर रहा है। तो यही पीरियोडिसिटी होता है, पीरियोडिक होता है।
तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, चूंकि पीरियोडिक टेबल में पीरियड का बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो पीरियड में प्रॉपर्टी का रिपीट होना और किसी ग्रुप में प्रॉपर्टी का रिपीट होना, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए और क्या लिखा हुआ है, जरा हम इसको, तो और क्या लिखा हुआ है आप पहले से पता है, जब हम लोग पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये कोई भी पीरियड का एलिमेंट हम लेते हैं, आपके सामने देखिएगा जरा, ये कॉन्फ़िगरेशन बस समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। एटॉमिक नंबर बच्चों इसका 3 होता है, तो 1s2 2s1, इसका 4 होता है तो 1s2 2s2, इसका 5 होता है तो 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 6 होता है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ओवरऑल क्या कहानी चलेगा, देखिए फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, देख रहे हैं सेल नंबर कांस्टेंट है। किसी भी पीरियड में सेल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चेंज क्या कर रहा है, वेरिएशन किस में हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। देखिए यहाँ 1 है आउटर सेल में, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 4 है। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज करता है पीरियड में, तो ये ध्यान रखना है कि पीरियड में वेरिएशन किस चीज का होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का। अल्टीमेट सेल चाहे उसको आउटर सेल भी बोलते हैं, कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज करता है, लेकिन पीरियड नंबर यानी बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ग्रुप में, अब ग्रुप का सिचुएशन यहाँ जरा ले लीजिए, यहाँ हम ले लेते हैं ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हो गया 1s1 2s1 311, 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जरा देखिएगा बच्चों, आउटर सेल पहले भी बताया गया है, आउटर सेल, यहाँ आउटर सेल 3s, यहाँ आउटर सेल 4s। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है ग्रुप में, ग्रुप के अल्टीमेट सेल बोलिए चाहे आउटर सेल बोलिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। बदल क्या रहा है बच्चों, सेल नंबर बढ़ रहा है, एन का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ये कहाँ तक गया है, सेकेंड सेल, ये कहाँ तक गया है, थर्ड सेल, ये कहाँ तक गया है, फोर्थ सेल। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इन ए पीरियड द अल्टीमेट ऑर्बिट्स रिमेन सेम। अल्टीमेट जो ऑर्बिट्स होता है, अल्टीमेट यानी आउटर ऑर्बिट, ये रिमेन सेम होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जो समझाया है। ग्रुप में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल सेम होगा, बट द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ये सब नहीं आता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखिए, जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा के रखा हुआ है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का आखिर क्या कारण है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, ये तो डिफाइन कर लिए कि किसी सर्टेन इंटरवल के बाद एक ही तरह का प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होना पीरियोडिसिटी कहलाएगा। अब उसका कारण क्या है, कह रहा है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो वही है कि द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द सेम आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन। जरा देखिएगा, सेम आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन कमिंग एट रेगुलर इंटरवल। देखिए बच्चों, यहाँ देखो, बताए पहले, इसको रुको क्लीन कर लेते।
जरा देखिएगा, ये जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। यहाँ S1, यहाँ S1, यहाँ S1 पहले पढ़ाए हैं कि अल्कली मेटल का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। तो वही कह रहा है कि रेगुलर इंटरवल के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेम है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेगुलर इंटरवल? 3, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 18 जोड़ेंगे, फिर 18 बताए थे ग्रुप में ही, 2, 8, 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर जिसको बोलते हैं। तो यही जो मैजिक नंबर है पहले भी बताए हैं, इसी इंटरवल के बाद मेनली वो जो पढ़ाए थे ना बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वहां भी ये बताया गया था कि इस एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करता है, और वह इंटरवल क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये यहाँ एक 8 और होगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसी को हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। तो इस इंटरवल के बाद यहाँ देखो 8 जोड़े, ये बताए हैं ग्रुप में, बताए हैं, जैसे देख लो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4, एक 12 होता है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, फिर लास्ट में 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आएगा। तो ये मैजिक नंबर है ना, ये है कितना का? 8 का है, फिर 8 का है, फिर 18, फिर 18 और लास्ट में 32। कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा 1s2 2s2, इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये सब बताया हुआ है जी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह से आएगा बच्चों। 3d10 हो जाएगा, 3d10, लास्ट में होगा 4s2 4, इस तरह से जो भी है लास्ट में देख कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इसमें सेम आ रहा है। कैल्शियम वाला में, कैल्शियम में 3d नहीं भरेगा, ये आएगा 4s2। तो ये इंटरवल पर कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यही पीरियोडिसिटी का कारण है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रहा है, उसी से पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी एराइज होता है, यानी प्रॉपर्टी में वेरिएशन मिलेगा। प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा? वेरिएशन मिलेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक नोट्स लिखा हुआ है आपके सामने में। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स पर। अभी आपको समझाए कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज करेगा, यानी इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा? चेंज करेगा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो देखे क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी ग्रुप में टॉप टू मूव करने पर टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट होगा। यानी ग्रुप में बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। तो ये छोट मोट एग्जाम के लिए ध्यान रखना चाहिए, पूछ सकता है। आजकल तो ट्रेंड बदला हुआ है कि पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टी वैरी करता है, लेकिन उसका रीजन स्टेटमेंट रीजन में क्वेश्चन आ सकता है भाई। अब तो नीट वाला में भी स्टेटमेंट रीजन में तो लिख सकता है। तो मान लीजिए कि रीजन में दे दिया कि इन पीरियड केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेज विथ चेंज इन एटॉमिक नंबर, तो रीजन क्या हुआ? सही हुआ। अब उस एसर्शन है, रीजन क्या दिया? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेज इन पीरियड।
तो उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ग्रुप में ऐसे पूछ सकता है, ग्रुप में बोलेगा कि असर्शन में दे दिया कि इन ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट व्हेन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये असर्शन हो गया, तो असर्शन सही है। रीजन में दे दिया बिकॉज इन ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन आउटर सेल, तो ये भी क्या है, सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो खासकर नीट वाला में चाहे जेई वाला में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आते हैं तो आसान होते हैं। ऐसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनाना बच्चों इतना आसान नहीं होता अगर उस लेवल का पूछा जाए तो, लेकिन अभी जो आ रहा है क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, तो इस छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ तो बहुत बेसिक चीज समझे हैं, इसमें खास कुछ नहीं है। मेन है हमको ये समझना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इसको हम लोग मेन उसको फोकस करते हैं, उसी को समझना है। ये नोट्स याद रखना है छोटे मोटे एग्जाम के लिए, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं, पहले भी बताया गया है 2 8 8 18 89 32। तो जरा बोर्ड को हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दो तरह का सिस्टम लिए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब वैसा एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और वैसा एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अब समझते हैं क्या सिचुएशन है। जैसे ऐसे समझिए बच्चों कि जैसे आप ऑफलाइन में कोचिंग क्लास करने जाते हैं, ऑफलाइन में चाहे कहीं भी किसी भी अगर ऑफिस में जाते हैं, चाहे बैंक में गए होंगे, तो सबसे पहले आपको किससे मुलाकात होता है, जो गार्ड होता है गेट पर उससे मुलाकात होता है। जो गेट पर बैठा रहेगा, चाहे किसी के घर ही जा रहे हैं फ्रेंड के, तो गेट पर जो बैठा रहेगा जो फैमिली, उसी से ना मुलाकात होगा आपको। तो वही हाल है कि जब हम एटम में प्रवेश करेंगे, अगर एटम के अंदर, तो सबसे पहले किससे मुलाकात होगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से। सबसे पहले किससे आपका मुलाकात होगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो एटम लिए हैं इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब जरा समझते हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आप समझ रहे हैं, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ कौन सा फोर्स डेवलप करेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो यहाँ लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच लग रहा है भाई, इस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसके बीच। फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, आप पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़िएगा, के Q1Q2/r²। तो हमको इस फॉर्मूला से क्या लेना देना है, हमको उतना नहीं जाना है, वो फिजिक्स में आप डीप में पढ़िएगा। तो ये न्यूक्लियस इसको खींचेगा अंदर की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स से इसको न्यूक्लियस अंदर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अब जितना प्रोटॉन की संख्या यहाँ ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। देख रहे हैं ना, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के प्रोडक्ट, इनवर्सली है डिस्टेंस। डिस्टेंस ये देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी चार्ज का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, स्वाभाविक बात है। तो ये तो फिजिक्स का चीज है, इतना हमको नहीं जाना है। तो यहां पर जो क्या हो रहा है कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अट्रैक्शन फोर्स से। किस फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स से। अब वो अट्रैक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा,
number of proton present in the nucleus. The here force of attract, शॉर्ट में लिख रहे हैं FA डिपेंड्स ऑन number of protons in the nucleus. क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल होगा तो हाइड्रोजन का केस ही होगा कि एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एटम न्यूट्रल होगा तब तो प्रोटॉन भी फिक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक होगा तो उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, एक होगा। लेकिन चार्ज वाला के केस में ऐसा हो सकता है कि जैसे Li2+ बना दिए, क्या बना दिए, Li2+, तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो कम होता नहीं है कभी, प्लस चार्ज से आने से कौन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक है और प्रोटॉन कितना है, 3, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। वो आगे हम देखेंगे आयोनिक रेडियस में। यहाँ आ जाते हैं, मेन इसको समझना है हम लोग को, मेन इसको समझना है। जैसे होता क्या है, सामने आप जा रहे हैं, दरवाजा बंद है, चाहे दरवाजा खुल नहीं रहा है, चाहे दरवाजा आप क्या किए कि आप इतना फोर्स लगाए बाहर से कि आपको लगा कि दरवाजा जाम हो जाता है, कभी कभी गेट जाम हो जाता है, तो आप इतना फोर्स लगाए, आपको लगा कि दरवाजा ओपन हो जाएगा। लेकिन जिस समय आप इधर से फोर्स लगाए, उसी समय कोई अंदर से कुछ फोर्स लगा दिया, तब हो सकता है दरवाजा नहीं खुले। क्योंकि आपका जो फोर्स है, जितना आप कोशिश ट्राई किए थे लगाने का, वह फोर्स अब उतना नहीं लगा होगा दरवाजा पर। क्यों? क्योंकि अंदर से भी जो पुश किया होगा, उसका जो फोर्स लग रहा होगा, आपके फोर्स को बैलेंस करेगा, कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। साधारण सा समझते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, F बराबर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, ये फोर्स 10 न्यूटन का है। मान लेते हैं कि ए क्या है कि ए 10 न्यूटन का जब फोर्स लगाया तो ए मान लो 5 मीटर ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया। अब ब्लॉक यहाँ आ गया, ए मास का ब्लॉक है। एक ब्लॉक और यहाँ रखा है, मास सेम है, सेम मास का है। अब क्या किया कि आप इसको तो यहाँ डिस्प्लेस कर दिए, एक और है, आप बोले कि चलो हम इसको भी हटा देते हैं। रास्ते में मान लो पड़ा हुआ है, आप नहीं होता है पैर से भी छोटा छोटा चीज रहता है तो मार देते हैं, साइड कर देते हैं। तो इस पर भी 10 न्यूटन के लगाए, आपको लगा कि ये यहाँ पर ब्लॉक डिस्प्लेस होके आ जाएगा, लेकिन पता चला कि ये ब्लॉक यहीं रह गया, यहीं रह गया। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? सोचने वाली बात है कि आप इधर से अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ए यहाँ डिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, यहाँ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अब इधर से बच्चों स्वाभाविक बात है, अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, कोई भी फोर्स लगेगा, तो आपके फोर्स को तो काउंटर बैलेंस करेगा। आपके फोर्स को क्या करेगा? काउंटर बैलेंस करेगा। यानी अब आपका दो काम है, आपका फोर्स दो जगह यूज होगा, एक तो इसको बैलेंस करने में और ऊपर से डिस्प्लेस करने में। यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने से ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड इफेक्ट है, इस पर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब यही कंसेप्ट यहाँ है, जरा देखिए, ए न्यूक्लियस इसको खींचा अट्रैक्शन फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पर अब अंदर में इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अंदर वाला सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अच्छा जो भी है, हम बहुत ज्यादा ही दिखा दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा?
ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलिए। सेम चीज में रिपल्सन होता है, तो ये इसको आने नहीं देगा, ये बोलेगा तुम कैसे आएगा, ये बोलेगा तुम कैसे आ सकते हो, हम तो अंदर हैं, तुम कैसे आ सकते हो हमारे रहते। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर रहा है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन शॉर्ट में ये फार लगा रहा है, ये भी ये फार लगा रहा है, ए फार ए फार ए फार। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए फार? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब आप ही बताइए, न्यूक्लियस इसको सोचा था हम खींच के अंदर लाएं, खींचेगा तो सही में, लेकिन क्या जो सोचा था जितना खींच पाए उतना खींच पाएगा? जैसे यहां पर बोले कि इसको डिस्प्लेस करके ले जाना था यहां पर, इसके बराबर ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण वहां नहीं गया, बीच में रह गया। तो यानी यहां पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है उसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेगा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन का फोर्स, रिपल्सन फोर्स। यानी जब किसी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता है, उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है, एट द सेम टाइम इनर सेल इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करता है, पुश करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। अब जितना फोर्स वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फील करेगा न्यूक्लियस के द्वारा, उस नेट फोर्स को बच्चों बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेट अट्रैक्शन बोल रहे हैं बच्चों, नेट अट्रैक्शन क्या मतलब, नेट क्या कि वो जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन के चलते जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के बाद जो अट्रैक्शन फोर्स अब बच जाएगा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर, उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बोलिएगा ये क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो देखिए क्या बोले कि जिस समय न्यूक्लियस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं तुम हट, जरा हट, वो बाहर भेजेगा। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, इस कंबाइंड इफेक्ट में अट्रैक्शन फोर्स तो घट रहा है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार फिर से हम बोले कि न्यूक्लियस इसको खींचेगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस नेट कंबाइंड अट्रैक्शन और रिपल्सन से क्या होगा कि ये इसका जो नेट फोर्स है अट्रैक्शन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज कर जाएगा। ये जो डिक्रीज हो रहा है ना, जिस इफेक्ट के चलते नेट अट्रैक्शन फोर्स घट रहा है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर, उसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दूसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट। आगे से जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हो, मान लो ऑफलाइन क्लासेज में, तो जो लड़के आगे बैठे हैं, अब मान लो कि वो लड़के लंबे लंबे हैं जैसे मेरे जैसा है, अब पीछे टिंगू लोग बैठ गया है, तब पीछे वालों को दिक्कत होता है, बोलता है भाई साहब थोड़ा बगल होना, उसको नहीं दिखता है बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। तो वहीं शील्ड करना मतलब पर्दा की तरह काम कर रहा है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाला के लिए पर्दा का काम कर रहा है, क्योंकि ये बीच में आ जा रहा है, ये बीच में है। ये देखो न्यूक्लियस तो यहाँ है ना बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है। क्लियर है? अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप जानते हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का वो जिसमें रिवॉल्व करता है, इसको सेल ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये बाउंड्री फिक्स नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा
कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिस बाउंड्री जिस पाथवे में मूव करता है वो बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब ये जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह इलेक्ट्रॉन इतना दूरी पर है तो कोई जरूरी नहीं है कि इधर आएगा तो इतना ही दूरी पर आएगा, इधर आने के बाद इसका डिस्टेंस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो पाथ पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होता है कहाँ? इन्फिनिटी पर। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी पर 0 होता है। तो इन्फिनिटी पर 0 होता है मतलब उसका सर्टेन डिस्टेंस फिक्स नहीं है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस फिक्स नहीं है यानी उसके लिए कोई बाउंड्री भी डिफाइन नहीं है। और ये भी है, ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो ये अंदर वाला साथे साथे मूव करेगा, ऐसा लिखा थोड़े है। इस सेल का हर एक सेल का आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए हैं कि हर एक सेल का एनर्जी अलग अलग आएगा। तो इसलिए ये जो मूवमेंट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंचा ये आउटर वाला तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके सामने पहुंच ही गया उसी समय, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेट रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि मल्टी सेल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जिस समय न्यूक्लियस आउटर सेल को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है उसी समय इनर सेल इलेक्ट्रॉन उसको अंदर से पुश करता है, धक्का देता है यानी रिपल्सन करता है। उस रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस द्वारा जो अप्लाइड फोर्स होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो जो नेट इफेक्ट बचता है उसको बोलते हैं जेड स्टार, चाहे न्यूक्लियर चार्ज। आज जिस इफेक्ट के चलते फोर्स घट रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ठीक है, अब हम जो बोले हैं उसको लिख देते हैं, बोर्ड साफ करके समझा दिए। देखिए तो जो बोले हैं वही चीज लिखे हैं, इसमें नया कोई चीज नहीं लिखे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस टू टाइप ऑफ फोर्सेज। कौन कौन? अट्रैक्शन फोर्स बाय न्यूक्लियस, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। समझ ही गए। नेट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट अट्रैक्शन फोर्स बच्चों हम कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स नहीं कर रहे हैं बच्चों, नेट कर रहे हैं। क्योंकि अट्रैक्शन, सिंपल अट्रैक्शन किसको बोलेंगे? वो जो लग रहा है। लेकिन नेट लगाने का मतलब कि रिपल्सन के बाद, रिपल्सन को काउंटर बैलेंस करने के बाद जो फोर्स बचा, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? नेट अट्रैक्शन फोर्स बोल रहे हैं। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन घटा रहा है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसी इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वहीं लिखा हुआ है द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? शील्डिंग इफेक्ट। जेड स्टार का वैल्यू जेड माइनस सिग्मा बच्चों ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उसी के नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो उसको बेसिस पर न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है बच्चों। और सिग्मा क्या हुआ? स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब देखिए ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जेड स्टार का वैल्यू है हम लोग निकाल भी सकते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर। बच्चों जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर। तो ये वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए अभी हम इसका कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं। जेड स्टार निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा। तो ये इसको स्लैटर्स रूल बोला जाता है। स्लैटर्स रूल से हम लोग सिग्मा निकालते हैं और सिग्मा जब निकल जाएगा तो जेड स्टार निकल जाएगा। तो फिलहाल ये इसको हम अलग से वीडियो बना के जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो अभी एनसीईआरटी में नहीं है तो उससे जनरली क्वेश्चन नीट उट में तो आता ही नहीं। जेई में एडवांस में मान लीजिए क्वेश्चन जनरली उससे नहीं आता है, लेकिन उसके आगे हम कभी पढ़ा के डाल देंगे उसका वीडियो। स्लैटर्स रूल होता है। हाँ, रिजल्ट अब याद रखना है। ये दो इधर लिखे हैं, ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या याद रखना है बच्चों? कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो अभी देखे थे, कन्फिग्रेशन लिख रहे थे तो कि सेल नंबर कांस्टेंट होता है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो जेड स्टार का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड स्टार क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये याद रखेंगे। जनरली बुकों में दिया रहता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जेड स्टार का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ऐसे रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जनरली आपको लेकर चलना है, जो दिया रहता है कि आपको यही मान के चलना है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जेड स्टार का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आया था, यहाँ जरा देखिएगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है। तो जितना ये प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको खींच लाएगा, क्यों यहाँ क्या है कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा बच्चों, इसके लिए कि जेड बराबर यहाँ क्या होगा, जेड स्टार। यहाँ जेड बराबर क्या होगा, जेड स्टार। जेड क्या है, वही एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड और जेड स्टार बराबर है, क्योंकि जितना प्रोटॉन हुआ है उसी के अनुसार यहाँ अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या होगा, यहाँ जरा बताइए, बताइए अगर जेड है और जेड स्टार में क्या रिलेशन होगा, बताइए। तो आपको समझ गए होंगे कि जो जेड स्टार है वो लेस देन होगा जेड से, जेड स्टार लेस देन होगा क्या, जेड से। तो उल्टा ऐसे ठीक ही है, ऐसे अच्छा, इससे अच्छा ऐसे लगेगा। पहले जेड स्टार लिखते हैं, जेड स्टार लेस देन जेड, यानी क्यों, क्योंकि एक काउंटर बैलेंस हो रहा है। इफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इस पर जो लग रहा है उस चार्ज को इफेक्ट को घटा रहा है कौन, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जेड स्टार का वैल्यू यहाँ जेड से क्या होगा, छोटा होगा, जेड से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें जेड स्टार का वैल्यू बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन पर। समझ में आ रहा है। यानी तो यहां से ये होगा कि जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, देखिएगा, सुन लीजिएगा, हो सकता है अगर एक कटे तो। पॉजिटिव चार्ज, जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों, सोडियम है, सोडियम पर एक प्लस चार्ज रख दो, इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा उसमें, 10। प्रोटॉन कितना बचेगा, 11। तो प्रोटॉन तो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घट गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ना। तो जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, नेगेटिव चार्ज। जेड स्टार जो होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये सवाल बनाने में काम आएगा, ये सवाल बनाने में क्या आएगा, काम आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम, मान लिया जाए सोडियम है, Na प्लस है, Na2 प्लस है। अगर जेड स्टार का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा होगा Na2 प्लस, तब Na प्लस, और सबसे कम होगा Na का। समझ में आया, ये आगे सवाल बनाने में काम आएगा, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इस सब में। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जेड स्टार का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो इधर हो ही गया है, आप इसे लिख लेंगे, एक बार देख लीजिए, साइड हो गए हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। अभी समझा रहे थे कि सोडियम है बच्चों, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जेड 11 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 11 है और प्रोटॉन 11 है। तो यहाँ जो जेड स्टार लगेगा किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसी प्रोटॉन के। प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। अब यहाँ अगर Na प्लस आया
जेड कोई पूछेगा तो क्या है, बेसिक चीज है, पढ़ाई। एटॉमिक नंबर क्या बोलिएगा, 11। प्रोटॉन क्या बोलिएगा, 11। क्योंकि प्लस माइनस चार्ज आने से प्रोटॉन थोड़े चेंज करेगा, वो तो न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन चेंज कर गया 10। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा था, होल्ड कर रहा था, पकड़ रहा था। लेकिन अब 11 प्रोटॉन 10 को पकड़ रहा है। बताइए पकड़ कहाँ मजबूत होगा। अगर यहाँ मानते हैं Z1 स्टार और यहाँ मानते हैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियस Z2 स्टार, क्या बोलिएगा, बोलिएगा यही ना कि Z2 स्टार का वैल्यू जो ज्यादा होगा Z1 स्टार से होगा। भाई 11 को 10 ही पकड़ना है, यहाँ 11 को 11 पकड़ना है। उसी तरह सिंपल, अब मान लिया जाए ऑक्सीजन है 8, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 8 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा, 8 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 होगा। O माइनस आ गया। एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन कितना बचो, कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, 9। 8 को पकड़ रहा है। अब 8 9 को पकड़ेगा, पकड़ मजबूत होगा कि कमजोर होगा, तब बोलिएगा कमजोर होगा। तो ये हो गया Z1 स्टार इसके लिए, ये हो गया Z2 स्टार इसके लिए। तो इस बार उल्टा हो गया, इस बार Z1 स्टार हो गया Z2 स्टार से ज्यादा। सीधी सी कंसेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि प्लस चार्ज बढ़ने से Z स्टार बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, माइनस चार्ज बढ़ने से घट रहा है। इसको याद रखना है। तो इसमें आज हम लोग यही न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोले कि स्लेटर्स रूल पढ़ा देंगे कभी, सिग्मा निकालने के लिए, वो बड़ी चीज नहीं है। पहले जो एनसीईआरटी में हम वही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इस वाला एटॉमिक रेडियस के साथ। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।